जी, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखते हैं ये क्या होती है। डिफ्यूजन जो होती है इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन इसमें स्प्रेडिंग जो होती है एक खास तरीके से होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहीं ज़्यादा हो, हायर कंसंट्रेशन हो किसी चीज़ की कहीं पर, वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। जहां वो ज़्यादा होती है वहां पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और वो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जहां पर कंसंट्रेशन कम होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर ली हमने। ठीक है, टूवर्ड्स कहाँ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन जहां मॉलिक्यूल्स कम है वहां की तरफ मूव करने को लोअर कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब हमने देखना यह है कि ये होगा कैसे, किस जगह होगा, सेल में ये कैसे होता है। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, खुद खुद जहां से ज्यादा कंसंट्रेशन हो वहां से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव का मतलब होता है नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, विदाउट एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। गैस के हों, वाटर के हों, किसी चीज के भी मॉलिक्यूल्स हों, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बट हों, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अगर हमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड तो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें जो है हाई कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन चाहिए। हम एक डायग्राम से इसको देख लेते हैं। लेबल डायग्राम है हमारे पास एक। सेल के अंदर कैसे डिफ्यूजन हो रही होती है। सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो सेल से बाहर है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल की कवरिंग होती है, उसकी प्रोटेक्शन भी करती है और मूवमेंट में भी और मॉलिक्यूल्स को मूव करने में भी हेल्प आउट करती है। और ये इंटर सेलुलर स्पेसिस है, सेल के अंदर वाली साइड है। यहाँ पर बाहर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, ग्रीन कलर के आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इनको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वही मूव करेंगे सेल के साइड पे जो रास्ते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ से मूव कर जाएंगे, खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम लिख लेते हैं। बाहर हमारे पास वाटर की या गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो अंदर की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है, अंदर आ गए हैं विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरीके से अंदर आ सकते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ लिस्ट आउट कर लेते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, सेल्स में एब्जॉर्ब होती है। बाहर हवा में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वाटर है जो कि पानी जो है सेल में जब मूव करता है बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, अंदर कम होती है। इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे बॉडी में जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल के अंदर भी मूव करते हैं, सेल से बाहर दूसरे सेल्स में भी मूव करते हैं। तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी स्मॉल होते हैं। तो ये सेल ये डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्प्रेड करते हैं सेल के अंदर। अब देखना ये कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगी, उसमें कोई हेल्पर की जरूरत है। ये तो विदाउट हेल्प बस साइड से मूव कर गया, कोई रास्ता से मिलेगा, हायर कंसंट्रेशन होगी या लोअर कंसंट्रेशन होगी तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जी, अब देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। ये हमें कैसे, किस चीज की जरूरत है फैसिलिटेट करने के लिए, सेल में किस कौन सी फैसिलिटीज होती है जिससे ये आसानी से सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर जाएंगे, और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिनको मूव करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये जो हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये यही मूव कर सकते सेल से इसी तरह से। देखें ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स अभी बाहर है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ से सीधे अंदर नहीं आ सकते। इनके लिए हमें यहाँ लिख लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। इनके लिए हमें खास किस्म के गेट्स की, चैनल्स की जरूरत होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखना यह है कि कैसे मूव करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास जो हेल्पर है, ये जो प्रोटीन चैनल है, ये हमारे पास क्या है, हेल्पर है। ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये ओपन होगा। ओपन होगा तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये जो है मूव करेगा अंदर की तरफ और फिर ये अंदर आके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये इसके अंदर एम्बेड हो गया। कैरियर प्रोटीन्स जो हैं जो कि इसको अंदर लेकर आ रही हैं वो अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, ये देखें इसके अंदर आके ये अंदर बंद हो गया। फिर यहाँ से अंदर की तरफ ये जब ओपन होगा तो ये मॉलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये अब सेल के अंदर एंटर हो गया। तो इसको फैसिलिटेट किसने किया है, इसको हेल्प किसने किया है, इसको हेल्प किया है प्रोटीन चैनल्स ने। कैरियर प्रोटीन्स जो है फिर अंदर आ गई हमारे पास, हेल्पर की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें हमें इसके अलावा हमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें मूव करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को पास करके जाती हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं आएंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गेट्स चैनल्स लगे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आएंगी। ठीक है,
और पैसिव ट्रांसपोर्ट है विदाउट एनर्जी, एनर्जी नहीं यूज हुई, हमें रास्ता जरूर चाहिए था, कोई फैसिलिटेटर जरूर चाहिए था, मगर एनर्जी के बगैर है। यहाँ लिख लेते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, दूसरी चीज कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें मूव होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इस डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास इसके थ्रू मूव करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, और वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन से हैं, प्रोटीन है, ठीक है, थोड़ी बड़ी होती है साइज में। इसके बाद हमारे पास जो हैं वो आ जाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे कि सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती है पोटाशियम वगैरह के, लिखते हैं पोटाशियम को, उसके पॉजिटिव चार्ज हो, या कैल्शियम हो जो कि सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये सेल के अंदर मूव करते हैं। तो आज हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास चैनल्स होंगे जो कि इसको मूव करने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स हैं। और फिर ये जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं मूव करके अंदर आ जाएंगे। और जो हमने डिफ्यूजन देखी है उसके अंदर हमारे पास ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये विदाउट एनर्जी एक्सपेंस के, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, खुद ब खुद साइड से कोई भी सेल मेम्ब्रेन से रास्ता लेकर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरते हुए इस रास्ते से अंदर आ गए हैं, ठीक है। और इसमें ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, ये वाले जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ रह गए हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल सिर्फ जो है हमारे पास सेल्स में, ये देखिए मैं इन सबको सर्कल कर देती हूँ, ये मूव करते हुए हमारे पास अंदर आ चुके हैं। तो आज हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस किया, जो कि सेल के लिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन है। हमने डिफ्यूजन हम जानते हैं क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब होगी तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O हम वाटर को कहते हैं। किसके थ्रू होगी, कोई उसके अंदर बैरियर आ गया है, कोई चेक पोस्ट आ गई है जो कि उसको चेक करके गुजरने देगी, वो है हमारे पास मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो है हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं एनिमल या प्लांट सेल, उनके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मेम्ब्रेन में से जब मॉलिक्यूल गुजरेगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन वो है क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन वो क्या है, वो है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो होती है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को गुजरने की परमिशन देना और हर एक को गुजरने की परमिशन नहीं देना, ठीक है। सेमी परमिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं, परमिट करता है और कुछ को परमिट वो नहीं करता। इसके बाद ये बात आती है कि ये हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये पैसिव है। पैसिव हम जानते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड लिखा जाता है, इट्स मीन रिक्वायर्ड नो एनर्जी, एनर्जी के बगैर ये हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये है कि कहाँ पर होती है, प्लांट्स में इसकी एप्लीकेशन बहुत क्लियर कट है। वाटर जो है हम देखते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं और वो ऊपर पत्तों तक कैसे पहुंच जाता है, ये वाटर की जो डिफ्यूजन होती है, मीन के ऑस्मोसिस हो रही होती है, वाटर की किसके थ्रू होती है, जो रूट्स में हम पानी डालते हैं इनकी जड़ों में, वो ऊपर तक चला जाता है। तो ये प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर्स की, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन हाई और लो होती है, तो उससे फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है और फिर वो ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन से गुजरता है तो इसलिए हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में किडनी से वाटर रिलीज होता है या फिल्ट्रेट होता है, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की वजह से होता है और मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए उसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, डिफ्यूजन जो होती है, ठीक है। डिफ्यूजन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सैल्यूट और एक होती है एक होता है सॉल्वेंट। सैल्यूट वो चीज होती है हमारे पास जो कम मिकदार में होती है, ठीक है, जिसे जिस तरह हम पानी और शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास शुगर जो है 1 चम्मच है तो वो लेस अमाउंट में है, तो वो हमारे पास क्या है, सैल्यूट है, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। सैल्यूट है लेस अमाउंट में होता है, और हमारे पास जो आता है सॉल्वेंट, वो जी होता है ज्यादा मिकदार में। यहाँ हम सॉल्वेंट लिख लेते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इन एक्सेस है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होता है,
ज्यादा मिकदार में हो गया है हमारे पास, और इस सॉल्वेंट जो होता है फिर सल्यूट को अपने अंदर हल करके सोल्यूशन बनाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ये देखें हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसे लेबल कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या चीज है, ये जो आपको नजर आ रही है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेबल कर लिया हमने, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन से चीजें जो है, मॉलिक्यूल जो है जब पास करेंगे, ये बाहर वाली साइड है, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, ये आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर इन साइड हमारे पास कम है, ठीक है, सेल के अंदर कम है, ठीक है। हमारे पास जो है पानी की जरूरत है, तो पानी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनको हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O, वाटर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर जो बाहर ज्यादा है, ये अंदर मूव कर रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है और मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, इट इज ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस जो है उसकी बेसिस पे सोल्यूशन किस टाइप के होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होते हैं तीन तरह के सॉल्यूशंस होंगे। एक होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर हम हेडिंग दे देते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो है सोल्यूशन सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक। आइसो में इक्वल कंडीशन होती है, ना हमारे पास ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल ना कम होते हैं, मीन कि हमारे पास जो सल्यूट है वो भी इक्वल है किसके, सॉल्वेंट के, तो इसलिए इसको आइसोटोनिक कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं आइसोटोनिक। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर से पता चल रहा है ज्यादा हो जाना, किस चीज का ज्यादा हो जाना, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की ज्यादा हो गई है। तो अब इसमें होगा क्या, वाटर अब किस साइड में मूव करेगा, यहाँ पे हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सल्यूट है। सल्यूट की कंसंट्रेशन किस किस फेज में ज्यादा होगी और उसके बाद फिर सेल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेल आ गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइपोटोनिक अगर कंडीशन है हमारे पास और हमारे पास क्या है, सल्यूट लेस अमाउंट में है, ठीक है। सल्यूट हमारे पास लेस अमाउंट में है तो वाटर क्या करेगा, सेल से, जी हमारे पास वाटर कहाँ मूव करेगा, हम देख लेते हैं। वाटर हमारे पास सेल के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। सेल से वाटर मूव इनटू द सेल, ठीक है, क्योंकि उसको वाटर की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आइसोटोनिक। इसमें हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन है, किसकी इक्वल कंसंट्रेशन है, कि हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन है सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। और सेल में क्या होगा, नो मूवमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगी कोई भी, ठीक है। इसको हम आइसो कंडीशन कहते हैं, मूवमेंट हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है जब हमारे पास हाइपर में सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, सॉरी हायर का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है, हायर है और हमारे पास वाटर जो है वो मूव करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है ये वो ऑस्मोसिस की कंडीशन है जिससे सेल के ऊपर, सेल के एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं आउटसाइड द सेल हमारे पास वाटर मूव कर जाएगा। हम आपको एक डायग्राम से भी इसको समझा देते हैं। जी हमारे पास जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है डायग्राम, इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास सल्यूट के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये बाहर एनवायरनमेंट में कम है, ठीक है, तो वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा। और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेबल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये अब इनटू द सेल मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। अब आइसोटोनिक देख, जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइसोटोनिक कंडीशन है, इसको हम, जी ये हमारे पास हाइपो आइसो कंडीशन है, ठीक है, जिसमें इक्वल है हमारे पास सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही। यही इसी तरह की जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे हमने यहाँ लेबल किया है, और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है और जो वाटर है अब आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी तीन, जिसकी बेसिस पे हमने देखा कि अगर लेस अमाउंट हो, इक्वल हो, हायर हो तो क्या सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सेल में प्रेजेंट होती है।
जी, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन सेल्स। हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका क्या इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। हमने बहुत से मेथड्स पढ़े थे जब मॉलिक्यूल्स जो है हमारे सेल में मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था डिफ्यूजन को, जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक और मेथड से, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, कि कोई और चीज से हम जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन के डिफरेंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें एक हेल्पर मौजूद होगा। ये भी डिफ्यूजन हो गई। इसके बाद हमने एक और मेथड पढ़ा था जिसमें मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में इसके अलावा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसके साथ साथ सल्यूट और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, कि अगर सल्यूट कम है तो कैसा सोल्यूशन होगा और उसमें कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे, और उसका इफेक्ट जो है वो प्लांट सेल पे और एनिमल सेल पे कैसा होगा, ये हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन थे, एक हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे जो हमारे पास सोल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है, उसमें हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, वाटर कैसे मूव करेगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, अलग अलग इन दोनों पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइपोटोनिक कंडीशन है इसमें वाटर जो है वो मूव करता है सेल के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनिमल सेल की पिक्चर ले लेते हैं, देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, एनिमल सेल है ये। अब ये सेल है, इसके अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल आ गया हमारे पास। ये आपको वाटर मूवमेंट नजर आ रही है, ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, ठीक है। जब हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा। ये आपको मूवमेंट नजर आ रही है, वाटर मूवमेंट इनटू द सेल हो रही है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं वाटर इनटू द सेल मूव कर रहा है, ठीक है, इनटू सेल। ये हमारे सामने सेल के अंदर मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब वाटर जो अंदर चला गया है तो उससे क्या होगा, सेल रप्चर हो जाएगा। इसका जो इफेक्ट है हाइपोटोनिक कंडीशन का वो प्लांट एनिमल सेल पे बहुत बुरा है। सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके ही ऑपोजिटली जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन में प्लांट सेल में इसका अच्छा इफेक्ट होता है। ये हमारे पास प्लांट सेल आ जाएगा। हम यहाँ देखते हैं प्लांट सेल पे क्या इफेक्ट होगा, यहाँ हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हमें पता है कि वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्यूल होता है, सेंटर में जो आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, ये वैक्यूल है, प्लांट का वैक्यूल है। और ये वैक्यूल जो है वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब इसमें ये वाटर को स्टोर कर लेता है, वाटर मूव करेगा जब अंदर इनटू द सेल, तो ये वैक्यूल जो है इसको स्टोर कर लेगा और टर्जिड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। टर्जिड होता है जब पानी अंदर जाता है वैक्यूल का, वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, फ्रेश होता है प्लांट, ठीक है। तो ये देखें हाइपोटोनिक कंडीशन में ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर मूव करता है तो एनिमल सेल पे सेल रप्चर कर जाता है और प्लांट सेल में जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है एनिमल और प्लांट सेल के ऊपर। जी, अब हमारे पास कंडीशन है आइसोटोनिक, जिसमें नॉर्मल कंडीशन होती है, वाटर इक्वली अंदर और बाहर मूव कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एनिमल सेल देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसे। ये हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हमारे पास एक एनिमल सेल है जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास एनिमल सेल की, और साथ में ये हमने बनाया हुआ है रेड ब्लड सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या हो रहा है, जब वाटर मूव कर रहा है नॉर्मल कंडीशन है, अंदर भी उतना ही पानी जा रहा है, बाहर भी उतना जा रहा है, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में, इसमें इनके यहाँ पर हमारे पास सेल जो है वो नॉर्मल पोजिशन में रहेंगे। हम लिख लेते हैं नॉर्मली, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनिमल सेल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं हम उनको भी देख लेते हैं, उनका उस पर क्या ये आइसोटोनिक कंडीशन है वो डालती है। हमारे पास प्लांट सेल आ गया, ठीक है, हम लिख लेते हैं प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में वही वाली बात है कि हमारे पास वैक्यूल जो है, ये सेंटर में वैक्यूल है जो कि कंट्रोल कर रहा है वाटर को। तो जब हमारे पास आइसो कंडीशन होगी, वाटर मूवमेंट सेल के अंदर इक्वल है, तो जो फ्लैसिड कंडीशन हो जाएगी। फ्लैसिड का मतलब है कि थोड़ा सा कम स्वेलअप होगा, थोड़ा ज्यादा टर्जिड नहीं होगा, स्टिफ नहीं होगा टल, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, वाटर जो है वो इक्वली मूव कर रहा है, तो फ्लैसिड मीन के वो थोड़ा उससे मुरझाएगा नहीं, लेकिन ये है कि स्टिफ नहीं होगा, ज्यादा फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लैसिड कंडीशन हो जाती है प्लांट के ऊपर। लेकिन इसमें जो हमारे पास प्लांट एनिमल सेल है वो नॉर्मली बिहेव करता है और प्लांट सेल में जो है वो फ्लैसिड हो जाता है। और जब हमने हाइपोटोनिक कंडीशन देखी थी उसमें प्लांट सेल नॉर्मल था और हमारे पास एनिमल सेल रप्चर हो गया था। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप जो सोल्यूशन की आती है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। देखते हैं उसमें कैसे प्लांट और एनिमल सेल बिहेव करते हैं।
जी, अब हमारे पास आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाती है और वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाता है। जब सेल से बाहर वाटर मूव करेगा तो ऑफ कोर्स सेल जो है वो विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, श्रिंक्ड हो जाएगा। ये हमारे पास हमने वैसे ही एक डायग्राम रेड ब्लड सेल को हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल जो है उसके अंदर वाटर जो है सेल से बाहर आ गया, ये आपको नजर आ रहा है, बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और सेल जो है वो क्या हो चुका है हमारे पास, श्रिंक्ड हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं श्रिंक्ड हो गए। और इससे जो है वो सेल की शेप जो है वो आपको पता है खराब हो गई है, श्रिंक्ड हो चुका है। तो इससे जो हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो एनिमल सेल के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है, हाइपरटोनिक कंडीशन जो होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल जो है, सॉरी, जो प्लांट सेल है उस पे इसका क्या इफेक्ट होता है। प्लांट सेल पे भी इसका कोई गुड इफेक्ट नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर ये जरूर है कि प्लांट सेल जो है वो नहीं रप्चर होगा यहाँ पे सेल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में वो इजीली रप्चर हो जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल है, यहाँ पर हमने लिखा प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर सेल वॉल होती है, इसलिए उस पर इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो उसका वैक्यूल है वो श्रिंक्ड हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाता है और वो साइटोप्लाज्म डैमेज हो जाता है। यहाँ हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म डैमेज हो गया है, ठीक है, ब्रैकेट में इसकी डैमेज लिख लेते हैं। वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर गया, वैक्यूल जो छोटा हो चुका है, ठीक है। ये प्लाज्मोलाइसिस हो रही है, अंदर आपको नजर आ रहा है सारा जो प्लाज्मोलाइसिस। और लेकिन जो सेल है उसको कुछ नहीं हुआ, सेल बाहर से सेल वॉल ने उसको उसकी जो शेप है वो मेंटेन की हुई है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है, उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो खराब हो चुका है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास सेल पूरे का पूरा सेल जो है श्रिंक्ड हो जाता है और इसमें हमारे पास प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़े हैं जिसमें हमने 3 सोल्यूशन देखे हैं। हाइपरटोनिक में हमने देखा है कि प्लांट और एनिमल सेल पे वो जो है बहुत बुरा असर डालती है, श्रिंक्ड हो जाते हैं, और जो प्लांट सेल है वो साइटोप्लाज्म जो है उसमें डैमेज हो जाता है। और जो आइसोटोनिक कंडीशन है उसमें एनिमल सेल नॉर्मल होते हैं, प्लांट सेल थोड़े से फ्लैसिड हो जाते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास हाइपरटोनिक, उसमें जो है एनिमल सेल जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं और प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। तो वाटर बैलेंस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ऑस्मोसिस के थ्रू मेंटेन किया जाता है।